एनी अदर कोई डाउट्स है किसी को? अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेहा। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा खा रहे हैं, खा लीजिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। देखिए हम बहुत स्पीड में खाए हैं, फटाफट फटाफट अभी खाएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शन और वी कैन से deviations of मेंडल्स लॉ। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेंडल नाम के साइंटिस्ट प्रपोज किए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये लॉ हर जगह पर अप्लाइड नहीं हुआ है, कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस हुआ। यानी किसी किसी जगह पर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट अप्लाइड, सो वी कॉल्ड exceptions to the Mendel's law, or we can say deviations of Mendel's law। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है इसको हम इनलिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला आता है, वी कॉल्ड इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी से 5% में मैंने खाना खा लिया। यहाँ पे तो भी वो ठीक है, कार्तिक काम उसी क्लास होने वाली होगी ना। तो अभी कितने और होता है? इनकम्प्लीट 19 डोमिनेंस। हो रहा है अभी तो। अब अभी ये जो थोड़ा देर आना इनकम्प्लीट, दे भी मैं तो वो कुछ कर तो रहे हैं लेकिन कम लैपटॉप हेलो, कार्तिक तो आया था। हाँ ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसको अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ। यानी मेंडल्स लॉ हर केसेस में अप्लाइड नहीं है, कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस है, हाँ, या कहीं कहीं पर उसका डेविएशन है। सो वी कैन कंक्लूड दैट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट 100% अप्लाई इन ऑल केसेस, देयर में भी सम एक्सेप्शनल केसेस, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जब आते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, दैट वाज कार्ल, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल कॉरेंस। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो थे कार्ल कॉरेंस, ये एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए। कार्ल कॉरेंस एक्सपेरिमेंटेड on the plant that is, आप लोग नाम शायद सुने ही होंगे, एक प्लांट का नाम शायद आप लोग आराम से सुने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन, ठीक है, इसको हम लोग डॉग फ्लावर भी बोलते हैं या स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं। दूसरा प्लांट था 4 o'clock, नाम सुने हैं? इसका बायोलॉजिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। और ये जो स्नैप ड्रैगन है, इसका भी बायोलॉजिकल नेम है, इसका बायोलॉजिकल नेम है एंटीराइयम बोलते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड एंटीराइनम। ठीक है,
तो ये प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब क्या था इसमें, इसको हम लोग जरा देखते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जब आते हैं तो कैरल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे वो दो फ्लावर के कैटेगरी को सेलेक्ट किया, ठीक है। ही सेलेक्टेड द टू कलर ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर का कलर था रेड, जिसको हम लोग, ये रेड फ्लावर जो है दिस इज डोमिनेंट, और इसको डिनोट किया गया कैपिटल आर से, ओके। इसके बाद दूसरा कलर था फ्लावर का, दैट वाज वाइट, और इसको डिनोट किया गया स्मॉल आर से। ये समझ रहे हैं मतलब, रेड कलर डोमिनेंट है, दैट इज कैपिटल आर, व्हाइट कलर रिसेसिव है, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां पर इसके गैमेट्स का सेपरेशन हुआ, ये गैमेट्स का सेपरेशन हुआ, ठीक है। गैमेट फॉर्म हुआ। अब क्या हुआ, दोनों पेरेंट से दोनों कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया गया। एक से लिया गया कैपिटल आर यानी कि रेड का जीन, और एक स्मॉल आर। दोनों का जब क्रॉसिंग हुआ तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या बना, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देख रहे हैं आप लोग, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो ये जो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बना, ये जो फ्लावर का कलर था F1 जनरेशन, दिस इज F1 प्रोजेनी, ठीक है। ये F1 प्रोजेनी हुआ। अब यहां पर फ्लावर का जो कलर है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, डोमिनेंट कलर क्या था, रेड, रिसेसिव कलर क्या था, व्हाइट। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर देखें तो यहां पर F1 जनरेशन में जितना भी फ्लावर बनेगा रेड, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन यहां पर रेड नहीं होगा, यहां पर कौन सा कलर हो गया, पिंक सर। पिंक। इसका मतलब ना तो ये रिसेसिव हुआ और ना ही डोमिनेंट हुआ, यानी कि थर्ड नया कैरेक्टर आ गया। एक हो गया रेड कैरेक्टर, एक हो गया व्हाइट कलर कैरेक्टर, और तीसरा हो गया पिंक। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ इस केस में सभी फ्लावर को रेड होना चाहिए। तो यहां पर पिंक जो है 100% हो गया। जितना भी प्लांट बना सभी का फ्लावर पिंक कलर, यानी 100% पिंक, ठीक है। इसके बाद ये जो F1 प्रोजेनी है, इसको आपस में सेल्फिंग करवाया गया, ठीक है। सेल्फिंग बिटवीन F1 प्रोजेनी के बीच में सेल्फिंग करवाया गया। तो सेल्फिंग जब करवाया गया तो क्या देखा, ये हो गया RR क्रॉस्ड बाय RR, ये आपस में F1 प्रोजेनी को क्रॉसिंग हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां आया कैपिटल R, यहां से भी आया कैपिटल R, स्मॉल r, इस कंडीशन में भी आया कैपिटल R, स्मॉल r, फोर्थ कंडीशन में भी आया स्मॉल r। देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो प्रोजेनी है, ये कौन सा जनरेशन हुआ, F2 प्रोजेनी, ठीक है। ये F2 प्रोजेनी हुआ। अब अगर हम लोग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को देखें, फर्स्ट लॉ विच वाज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यहां पर एक डोमिनेंट फ्लावर है रेड कलर और रिसेसिव कैरेक्टर है व्हाइट कलर फ्लावर, है ना। तो यहां पर F1 प्रोजेनी में क्या आना चाहिए, अगर मेंडल्स के अकॉर्डिंग चला जाए तब,
क्या होगा, रेड आना चाहिए, लेकिन रेड नहीं आया। क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर थर्ड न्यू कैरेक्टर आ गया, दैट वाज पिंक कलर। ठीक है, तो F1 प्रोजेनी में जितना भी प्रोडक्ट बना ऑल वाज 100% पिंक। इसके बाद हम लोग इसका सेल्फिंग करवाए, F1 प्रोजेनी का आपस में सेल्फिंग हुआ। तो जब सेल्फिंग करवाए तो प्रोडक्ट्स जो यहां बना, आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल आर, डबल कैपिटल आर है, ये वाला, ये है ना, ये मिक्स, ये स्मॉल आर हो गया, और ये जो दो प्रोडक्ट है, ये दो प्रोडक्ट हो गया मिक्स कैरेक्टर। कुछ समझ रहे हैं? तो इसका जब रेशियो निकाला गया, F2 जनरेशन का जब रेशियो निकाला गया, तो फिनोटाइपिक रेशियो ये क्या निकला, 1:2:1। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 रेड कलर हुआ, ये 2 पिंक कलर हुआ, और ये जो 1 है ये व्हाइट कलर हुआ। यानी फिनोटाइपिक कंडीशन से देखा जाए तो 4 फ्लावर में 1 फ्लावर रेड, 2 फ्लावर पिंक और 1 फ्लावर व्हाइट। तो रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। अब जब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो में, ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या आया, यहां भी आया 1:2:1। इसका मतलब यहां पर ये 1 जो है ये होमोजाइगस हुआ, डबल कैपिटल आर। ये 2 जो है ये हेट्रोजाइगस हुआ, ठीक है, और ये जो 1 है ये हुआ स्मॉल आर, होमोजाइगस। तो यहाँ 4 प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं ना, 1 प्रोडक्ट इज होमोजाइगस यानी रेड कलर, दूसरा हेट्रोजाइगस यानी पिंक कलर, और तीसरा व्हाइट कलर, है ना। ये हो गया रेड, ये हो गया पिंक, और ये हो गया व्हाइट। स्पॉट आंसर तो जो तसं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक भी है सेम और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम। नहीं एक मिनट, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कौन बात करो बाबू, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो एक हो गया फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो के केस में आए तो यहां भी हुआ 1:2:1। यानी कि अगर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं तो क्या रिजल्ट निकला यहां पर, कोई बताएगा, एनी स्टूडेंट? दोनों का रेशियो जो है सेम हो रहा था इसमें। वेरी गुड। यानी अगर हम लोग इसको लिखे अगर, तो इसको हम मिटा के लिखते हैं। यहां हम लोग लिखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल्स टू जीनोटाइपिक रेशियो। मतलब फिनोटाइपिक रेशियो में भी 1:2:1 आया और जीनोटाइपिक में भी सेम आया। यानी बोला जाए तो फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि PR इज इक्वल्स टू जीनोटाइपिक रेशियो यानी कि GR। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन को बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इसको हम आप लोगों को थोड़ा इसमें लिखा दें। इसको आप लोग लिखेंगे, अभी हम उतारे बोर्ड पे लिख दें।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हुआ, इसको अब हम लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब हुआ both dominant and recessive characters, recessive traits भी बोल सकते हैं, recessive characters or traits are crossed but in the F1 progeny, neither dominant nor recessive was formed. A third new trait या new characters, new trait is developed in F1 progeny. ठीक है, in the F2 progeny, both phenotypic and genotypic ratio are equal. ठीक है, इसको हम यहां लिखे आर इक्वल, और इसको हम लिख सकते हैं i.e. that is it means phenotypic ratio equals to genotypic ratio. जीनोटाइपिक रेशियो कौन से जनरेशन में? F2 जनरेशन में। ये हमेशा याद रखिएगा, ये F2 जनरेशन का कैरेक्टर है। ठीक है, ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेहा, आप लोगों को समझ में आया? दिव्यांशी, विश्वाम्बरा? यस सर। अगर कोई कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं बाबू। तो अगर हम लोग बोले व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरी सिंपल आंसर, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आर क्रॉस्ड। ठीक है, इन F1 जनरेशन neither dominant nor recessive character is formed. In fact, the third new character is developed. एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया। ठीक है, थर्ड न्यू कैरेक्टर इज डेवलप्ड which is not complete dominant and not complete recessive. ठीक है, next point, in F2 generation the phenotypic ratio as well as genotypic ratio both are equal, यानी 1:2:1 phenotypic ratio का क्या आया? 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या आया? 1:2:1। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों इक्वल हुआ। याद रहेगा? Yes, sir. ये कंडीशन हो गया, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस हो गया मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का। मतलब इस कंडीशन में
मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाइड नहीं होता है। समझ रहे बात को? चलिए अब सेकंड टॉपिक में हम लोग आते हैं। इसको मिटा दें। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। ठीक है, उसको भी बता देते हैं। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। ठीक है, और इसके बाद थर्ड आप लोगों का है मल्टीपल एलील। ठीक है, तो पहले कोडोमिनेंस हम बता देते हैं क्या होता है। इसके केस में जब आते हैं कोडोमिनेंस में, इन दिस कंडीशन, both the dominant and recessive alleles, or you can say genes, are present unitely and express themselves freely without affecting each other। इसका मतलब समझे? यहां पर दो अलग अलग जीन्स, चाहे वो डोमिनेंट जीन्स हो या चाहे वो रिसेसिव जीन्स हो, दोनों का दोनों एक साथ प्रेजेंट है। दोनों अलग अलग फ्रीली एक्सप्रेस करता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, यानी जो डोमिनेंट जीन है वो फ्रीली एक्सप्रेस हो रहा है और जो रिसेसिव जीन है वो फ्रीली एक्सप्रेस हो रहा है। एक दूसरे को क्रॉसिंग नहीं करता है, एक दूसरे को रोकता नहीं है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। समझ में आ रहा है नेहा आप लोगों को? विश्वाम्बरा, दिव्यांशी? यस ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद थर्ड एक टॉपिक आप लोगों का आता है, दैट इज मल्टीपल एलील्स। पहले हम इसको लिखा देते हैं, क्यों? क्योंकि इस दोनों का आंसर जो है, इस दोनों को एक्सप्लेन हम लोग एक ही एग्जांपल से कर सकते हैं, वो आसानी से याद भी रहेगा आप लोगों को। चलिए दूसरा है इसके बाद मल्टीपल एलील्स। ठीक है, मल्टीपल एलील्स क्या होता है? मल्टीपल एलील्स के केस में जब आते हैं तो क्या होता है? ये मल्टीपल एलील्स हम लोग बोल सकते हैं जब एक से ज्यादा, मोर देन वन जीन आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां हम लिखेंगे इन दिस कंडीशन more than one gene are present in the same locus या same position, same place, in the same locus, and यहां पर एक से ज्यादा जीन्स एक ही जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इन द सेम लोकस एंड
are involved in the common functions, या बोल सकते हैं सिमिलर फंक्शन। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? यहां देख लीजिए, ऊपर में हम लिखे हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या हुआ? यहां दो तरह का जीन है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ प्रेजेंट है और अलग अलग फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता है, कोई किसी को क्रॉसिंग नहीं करता है, ठीक है? तो दोनों जीन्स एक दूसरे को फ्रीली एक्सप्रेस होने के लिए अपना अलग अलग फ्री एक्सप्रेस करता है, एक दूसरे को क्रॉसिंग नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग जब आते हैं मल्टीपल एलिल्स में, तो यहां क्या देख रहे हैं? यहां पर मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है एक ही जगह पर, इन द सेम लोकस, और एक ही फंक्शंस में इन्वॉल्व है, यानी कि कॉमन फंक्शन। कुछ समझ में आया? मोर देन वन जीन are present and they are involved in the common function, similar function. क्लियर हो रहा है? ठीक है? नेहा, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। जब इसके एग्जाम्पल में आएंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप, बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अच्छा ये बताइए आप लोग, कितना ब्लड ग्रुप है? सभी को मालूम है? फिर भी ट्राई कीजिए। टोटल कितना ब्लड ग्रुप है? 4 सर। कौन कौन? ए और सर, ए A बी और positive, A बी negative। और ओ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये इसका एग्जाम्पल, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। हाँ बोलते जाइए, क्या क्या है? सर, A positive, A negative, B positive, B negative, AB negative, AB positive, O positive, O negative। अच्छा जरा ये बताइए, ये ए पॉजिटिव और ए निगेटिव जो यूज करते हैं वर्ड, क्या होता है ये ए पॉजिटिव ए निगेटिव? सर पता नहीं। है सर पता नहीं? नहीं। क्लास 11th में पढ़े हैं? ओ क्लास सर। 11th में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सर सिस्टम। सर वो सर चैप्टर मैंने इसमें पढ़ा जो नहीं। ओ ठीक है। सर ए पॉजिटिव में जो है शुगर उसमें नहीं पाया जाता और नेगेटिव में जो है शुगर उसमें पाया जाता है। सही है। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में जब आते हैं, ठीक है, यहां आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप, in the human blood group, the three alternative forms, the three alternatives forms of the genes, or we can say alleles, in the human blood group, the three alternative forms of the genes or alleles are involved. ठीक है?
अब ये क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म, इसको हम बता रहे हैं। The genes or alleles are, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, देखिए IgA, या हम लोग सिंपली इसको IA लिखते हैं। चलिए IA, IB, देख रहे हैं आप लोग, IA, IB एंड स्मॉल आई। स्मॉल नोटिस आई। कर रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं ये कैपिटल IA, यहां कैपिटल B और यहां स्मॉल आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो IA, B एंड I3 जीन्स है, द जीन्स एलील्स आर IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, इसमें क्या होता है, द जीन्स IA and IB synthesize the sugar, ठीक है, which are little different। यानी ये जो IA है और IB है, ये शुगर का सिंथेसिस करता है, जो शुगर थोड़ा सा वैरी करता है। इसका IA का अलग शुगर और IB का अलग शुगर थोड़ा सा वैरी करता है। ठीक है, वेयर एज ये जो स्मॉल आई लिखे हैं, वेयर एज द स्मॉल आई जीन does not synthesize any type of sugar। इसका मतलब समझे, अभी हम लिखे कैपिटल A, कैपिटल IA, कैपिटल IB, ये दोनों जीन शुगर का फॉर्मेशन करता है या सिंथेसिस करता है। लेकिन ये जो स्मॉल आई लिखे हैं, ठीक है, वेयर एज ये स्मॉल आई जो है, ये किसी भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं करता है, नो सिंथेसिस ऑफ द शुगर।